Welcome back everyone. So today's lecture is about first order reaction and first order reaction का हमें integrated rate law equation भी derive करना है. ओके इससे पहले लेक्चर में आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बिल्कुल सभी डिटेल पढ़ी थी, उसकी हाफ लाइफ के बारे में भी पढ़ा था एंड उसके जो उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स थे वो भी हमने पढ़े थे. ठीक है, सो नाउ बारी है अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है इक्वल्स टू 1. और आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं कि ऑर्डर कितना आएगा. तो ऐसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर 1 होता है उन्हें कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और सबसे पहले हमारा मेन फोकस है कि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर निकालनी है. ठीक है, तो सपोज हमने रिएक्शन लेंगे, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम चलती है. वो है आपकी ए से बी रिएक्शन आपकी एक जा रही है. ठीक है, और ये गिवन है, दिस इज गिवन कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर इक्वल्स टू 1 है इस रिएक्शन का. ठीक है, ये हमें गिवन है. गिवन क्यों है? क्योंकि हमने ए टू बी गिवन इसलिए लिया है सो दैट हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डिराइव कर पाए. सो सिमिलरली जिस तरह से पहले आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था, जो प्रोसीजर पीछे फॉलो हुआ था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपको डेरिवेशन है वो बहुत इजीली हो जाएगी. ठीक है, तो वैसे ही करना है. फर्स्टली क्या करते थे कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लिखते थे. ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिखते थे, वही चीज़ है. इस जो रिएक्शन है, जो आपकी रिएक्शन है, उसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन कौन सी होती थी? वो होती थी आपकी कि रेट इज़ इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे, दैट मीन्स रेट क्या होता था, रेट इज़ इक्वल टू, हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में हम जो आपका रेट है उसको हम लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम रेट को किसकी फॉर्म में लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स. और आपने पढ़ा है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, मतलब कौन सी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है वो जिसमें रेट किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और डिफरेंशियल फॉर्म होती है मतलब डी में होता है, आपने पढ़ा होगा. तो सिंस ये ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसमें माइनस लगा देते हैं हम. ठीक है, और उसमें 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता था. सिंस यहाँ पर ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज़ 1, तो हम डिवाइड में यहाँ पर 1 लिखेंगे. अगर यहाँ 2 होता तो हमें 2 लिखना था. बट जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है वो हम ए टू बी टाइप की ही रिएक्शन के लिए आपके पास सिलेबस में है, तो ज़्यादा हम इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. ओके, नाउ इसमें क्या आ गया, डी ए अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी. अब इसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. क्योंकि क्या है, जहाँ पर डी लगता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे जो मैथ्स में होता है उसमें क्या होता है, डी लगे होते हैं, तभी इसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड बाय रेट लॉ, जो रेट लॉ होता है आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका रेट क्या हो जाएगा? देखो, डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट इज़ दिस. ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ रेट? रेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंट इज ए ओनली, तो हमने ए लिख लिया. रेस टू द पावर क्या आएगा? अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? एक ही आपके पास रिएक्टेंट है, तो इसके रेस टू द पावर जो भी चीज़ होगी वो आपका ऑर्डर होगा. और गिवन हमने ये पहले ही गिवन कर लिया है कि जो ये रिएक्शन हम लिख रहे हैं दिस इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सो यू विल राइट हेयर 1. अब देखो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर ए रेस टू द पावर वहाँ 0 आया था क्योंकि वहाँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन थी. नाउ कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग बोथ. ठीक है, कंपेयरिंग बोथ रेट्स. ठीक है, बोथ आपको क्या मिलेगा, रेट को आपने कंपेयर करना है, बिकॉज जो रेट यहाँ से निकल, देखो ये रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट होगा वो तो सेम होगा, चाहे आप डिफरेंशियल रेट लॉ से निकालो, रेट इक्वेशन से निकालो, चाहे आप रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकालो. ओके, नाउ रेट इससे भी ये निकला और रेट दूसरा इससे भी ये निकला. ठीक है, तो हम इसको, इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर करने के बाद हम लिखेंगे -1/1 का मतलब 1 ही हुआ, डी ए अपॉन डी टी. ठीक है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के
और ए आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता था, यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 0 होता था, तो ये क्वांटिटी आपकी 1 बन जाती थी, आपके पास a नहीं आता था, ओके। अब क्या करते हैं, a वाली चीज़ें एक साइड, मतलब dA को एक साइड और dt को दूसरी साइड हम ले जाते थे। तो माइनस भी हम k के साथ लगाएंगे, कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे माइनस k, माइनस उधर को लेके dA आपने इस तरह से लिख लिया dA, और ये a जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। देखो कोशिश क्या हो रही है कि a वाली जो क्वांटिटीज़ है वो साथ में लिखे, बाकी क्वांटिटीज़ साथ में। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो dt आपका उधर को चला गया, dt आपने इधर को ले आए, ओके ना। अब क्या आता है, अब आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। इंटीग्रेट कैसे करना है और लिमिट कहाँ से लगानी है, इंटीग्रेट तो करना है, साथ में आपको आपके पास इनिशियल क्या है, इनिशियल देखो, इनिशियली क्या हो रहा है जब टाइम इज़ इक्वल टू 0 है, ओके जब टाइम आपका इज़ इक्वल टू 0 है तो आपका जो ए की वैल्यू है, मतलब जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है आपकी A0, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। जब टाइम आपका सम t हो गया तो जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी रह गई, रिमेनिंग को आप AT से दिखाते हो। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और चीज़ ये भी ध्यान रख लो आप, ठीक है, ये आप याद रख लो कि अगर A टू B या फिर P लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो यहाँ पे, A टू P अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एट टाइम हम ये वाली चीज़ मोर ऑफन करते हैं, टाइम इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स जब रिएक्शन आपकी जस्ट स्टार्ट हो रही है तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी A0, और प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं बना था, तो आपने लिखा स्टार्टिंग में कि प्रोडक्ट 0 था, कुछ नहीं बना था, और A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, A0, मतलब जितनी आपने इनिशियली, जितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने रिएक्शन को शुरू करा है, ओके। अब आपने क्या करा कि जब टाइम इक्वल्स टू t था, ठीक है, जब कुछ टाइम हो गया t टाइम के बाद आपके पास क्या बचा, A की जो कॉन्सेंट्रेशन है हमने लिख ली AT, क्योंकि AT क्या होता है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया कि जब टाइम t बीता रिएक्शन को होते हुए तो आपका जो A की कॉन्सेंट्रेशन थी वो आपकी AT होगी, और AT रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी वैल्यू भी तो कुछ होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल जो है, इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसके साथ हमने रिएक्शन स्टार्ट करी थी, उसमें से कुछ अमाउंट वो हम x ले लेते हैं कि कुछ अमाउंट उसमें से रिएक्शन में यूज़ हो गया। तो ये फाइनल, ये आपकी पूरी की पूरी होल जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन थी स्टार्टिंग में वो A0 थी, A0 में से आपने कुछ अमाउंट जो आपका रिएक्शन में यूज़ हो गया वो है आपका x। अगर रिएक्शन में x अमाउंट यूज़ हुआ है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट भी आपका x ही बनेगा, क्योंकि जितना रिएक्शन में चीज़ यूज़ हुई होगी रिएक्टेंट की उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 1 से 1 बन रहा है। तो अगर x यूज़ हुआ रिएक्शन में तो आपका प्रोडक्ट भी x बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाता है कि इतने टाइम पे आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रह गई, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द, वैसे भी आपको हमेशा बताया गया AT क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है AT आपकी, ठीक है। और अगर इसे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ द PT लिख लो, या फिर एट टाइम t P की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो है आपके पास x। और एक और चीज़ याद रखना, जो A0 की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी AT की कॉन्सेंट्रेशन, अंडरस्टूड है, क्योंकि A0 क्या है, A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिससे आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, AT क्या है, जितना टाइम बीता उसके बाद A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिमेनिंग रह गई। तो ऑब्वियसली जितनी रिमेनिंग रही है वो हमेशा कम ही होगी जितनी आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन के साथ यूज़ करी है। तो इस तरह से ये होता है। और A0 आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिख लेती हूँ, A0 क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड जो आपका AT होता है, AT क्या होता है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ठीक है। और k आपका क्या हो गया, k भी आपको पता है, k इज़ द रेट कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज़ द रेट कांस्टेंट। तो यहाँ तक तो आपकी ये बात आ गई थी। ये बताने का जस्ट मतलब है आपको पता होना चाहिए कि AT कहाँ से आया, A0 क्या है, किस किस तरह की चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो आपने इनिशियल ये वाली कंडीशन ली कि जब टाइम इक्वल्स टू 0 था, जब टाइम 0 था तो A की कॉन्सेंट्रेशन A0 थी,
और जब टाइम इक्वल्स टू सम टी हो गया तो जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो रिमेनिंग 80 रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पूरा सा नहीं लिखते, हम सिर्फ 80 से इसे डिनोट कर देते हैं। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल कंडीशन है। अब हमने इंटीग्रेट करना है विद दिस लिमिट, ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमने विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिट। अब देखो इंटीग्रेट कैसे करोगे, इंटीग्रेशन का आप यहाँ पर लगा दोगे, इंटीग्रेट करोगे 1/a डी ए के साथ आप इंटीग्रेट करोगे, ओके। और लिमिट क्या लगाओगे, देखो लिमिट है तो किसकी लिमिट है, डी ए। अगर यहाँ पर डी ए है तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो भी ए की होगी। अब देखो ए की इनिशियल ए नॉट है, फाइनल ए टी है, तो आप लिमिट क्या लगाओगे, ए नॉट से आपको ए टी में इंटीग्रेट करना है, इस तरह से लिमिट लगती है, ओके। नाउ इज इक्वल टू माइनस के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट्स आगे आ जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। तो इंटीग्रेशन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल 0 था तो टाइम इक्वल्स टू 0 था, और फाइनल में कुछ टाइम आपके पास आ गया और साथ में उसका dt आपने ये कर लिया, ओके। अब देखो अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले करवाया है। अगर आपके पास dx है, ठीक है, dx है इंटीग्रेशन, तो आपका x1 से लेके x2 सपोज ये इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में अगर तो कोई टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ dx है, ठीक है, तो क्या होता है ये इंटीग्रेशन और d कट जाता है तो आपको सिर्फ एक x मिलता है, और x में आपको जो आगे लिमिट्स है वही आपको पीछे लगानी है, ठीक है, x1 x2। और इसे कैसे सॉल्व करना है, जो ऊपर लिमिट है उसकी वैल्यू x में डालो तो वो कितनी आएगी x2, जो नीचे है उसकी वैल्यू x में डालो माइनस x1, इस तरह से आएगा एक ये फॉर्मूला। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, क्योंकि नॉन मेडिकल वालों को इजीली समझ आ जाएगा इंटीग्रेशन, अगर मेडिकल वाले हो तो बस ये दो आप फॉर्मूला याद रखो, फर्स्ट ये वाला और सेकेंड वाला कौन सा, कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो 1/x dx को, देखो अब dx जो है वो साथ में नहीं है। dx मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी dA है, कई बार dt भी होगा, कुछ भी हो जाएगा। तो अगर dx है और उसी का वेरिएबल 1/x भी है, उसी का साथ ही एक और चीज़ आपको गिवन है एडिशनल 1/x। देखो यहाँ पे इसके साथ कुछ चीज़ गिवन नहीं थी तो डायरेक्टली आप काट सकते थे। अब यहाँ पे इसका एक साथी आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसका साथी आ गया, तो इसका हमेशा याद रखना, जो इंटीग्रेशन होता है 1/x dx का वो क्या होता है, वो होता है ln x, ठीक है, वो होगा आपका ln x। तो आप लिखोगे दिस इट्स इंटीग्रेशन इज ln x, और जो आपकी जो ये लिमिट होगी वो भी आप लगा दोगे, और अभी लिमिट लगा के मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो आपके पास ये वाले दो फॉर्मूला है फॉर द इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वाले आपको फॉर्मूला याद रखने हैं इंटीग्रेशन, ये क्या है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के। तो नाउ अब इंटीग्रेशन पे दोबारा वापस आते हैं, 1/a dA का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपको पता है ln क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, ठीक है, आपका आया ln a, ठीक है, और साथ में क्या होता है फिर आगे वाली लिमिट ये पीछे लग जाती है, a0 a t इज इक्वल टू माइनस के, और देखो अब इसका साथी तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ dt है, तो अगर सिर्फ dx हो तो ये इंटीग्रेशन एंड d आपस में कट जाता है, तो आपके पास बचेगा सिर्फ t, और उसमें आप t इक्वल्स टू 0 से लेके t वाली लिमिट लगाओगे। नाउ अब लिमिट कैसे खोलनी होती है, अपर माइनस लोअर लिमिट होती है, ठीक है, लिमिट कैसे लगती है, अपर माइनस लोअर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपर वाली लिमिट लगाओगे, मतलब ln a t माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगती है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, और ये आपको डेरिवेशन करके जाना है, ये बोर्ड्स में आपको आ सकती है डिराइव करने के लिए, बस यही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बाकी प्रोसीजर वही है जो ज़ीरो ऑर्डर का था। अपर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी ln, और जस्ट a की जगह आप क्या पुट करोगे, a नॉट पुट करोगे, इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे क्या पुट किया, अपर माइनस लोअर, तो t की जगह t पुट करा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t -0 आ जाएगा, ओके, t -0 मतलब इसका मतलब क्या है, t ही हो गया, ओके। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया फॉर्मूला ln a t इज इक्वल टू ln, हम ये दूसरी तरफ लेके ln a0, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो इसे, माइनस ऑफ kt। आपके पास फर्स्ट ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, बल्कि ये आपकी जो है ये फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती, इसके एक दो और इक्वेशंस है, इसको मॉडिफाई अभी हम करेंगे, वो ज़्यादा यूज़ होती है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ देखने वाली बात है, ln क्या होता है। ln को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ln की जगह आपके पास log टू दी बेस e भी आ सकता है। देखो अगर ln लिखा हो चाहे log टू दी बेस e लिखा हो, दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्या है, नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल लॉग कहा जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए। तो मतलब जो ये आपकी इक्वेशन है ln at, ln जो भी आपका लिखा हुआ है, तो ln की जगह समटाइम्स आपको लॉग बेस आपको e भी गिवन होगा। याद रखना नेचुरल लॉग में बेस e होता है। जो दूसरा लॉग होता है जिनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं, जैसे log 2 log 3, उसमें क्या होता है, उसमें log 10 होता है बेस, बट यहाँ पे नेचुरल लॉग है तो बेस में e होगा और या तो इसे ln लिखा जाता है। अगर लॉग में लिखा है तो आपने e ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, ठीक है। अब हम दूसरी भी डिराइव करेंगे। अब देखो क्या होता है, जो आपके पास एनसीईआरटी में भी है और ज़्यादा आपकी जो फेमस है, उसमें क्या होता है आपकी, आपने ln में नहीं, आपने log में लाना होता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ log टू द बेस 10 लाना होता है आपने। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देख लो कि जो log होता है, ln को हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम log में कन्वर्ट करते हैं। जब ln को आपने log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो ln की वैल्यू होती है, ln इज इक्वल टू 2.303 log कौन सा, बेस 10 वाला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब ln मतलब नेचुरल लॉग से आप log 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, ओके। इसका मतलब क्योंकि हम क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज़ वगैरह होती है वो आपके पास log टू दी बेस 10 में गिवन होती है, ठीक है, नेचुरल लॉग में नहीं होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल लॉग से log 10 में इस पूरी इक्वेशन को ले जाए। तो नाउ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी में भी है ये आपके पास। नाउ आप क्या करोगे कि जो ln की जगह है, ln की जगह आप 2.303 log बेस 10 लगाओगे। नाउ हमने करा कि ln की जगह हमने क्या कर दिया, 2.303, ठीक है। ln की जगह आप क्या आ गया, log और कौन सा log, बेस 10 वाला। at इज इक्वल टू ln की जगह फिर से 2.303 log कौन सा, log 10 वाला बेस और a नॉट और माइनस kt आपका एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम देख रहे हैं 2.303 यहाँ पर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द 2.303, ठीक है। तो डिवाइडिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डिवाइड होल इक्वेशन, ठीक है, होल इक्वेशन बाय 2.303, जस्ट हमने किस लिए, सो दैट हमारे पास एक वेल डिफाइंड एक इक्वेशन मिल जाए। तो अगर आपने डिवाइड करा तो ये क्या चीज़ बच जाएगी, दिस विल बी log 10 at इज इक्वल टू log 10 a नॉट, क्योंकि यहाँ के 2.303 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस अब क्या आएगा, यहाँ पर कुछ आपका 2.303 नहीं था तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, इसे भी डिवाइड करोगे तो माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या मिल गई, आपको एक अनदर इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। यू विल गेट अनदर इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट है और आप लिखोगे इंटीग्रेटेड, क्या है ये, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है। वैसे आपकी ये भी है, वैसे आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स ग्राफ बनाने में भी यूज़ होती है। तो ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। तो इसका मतलब आपके पास कौन सी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस आ गई। फर्स्टली आपके पास ये आ गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इसमें भी मैं लिख लेती हूँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, ठीक है, ये वाली भी है रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ, ठीक है, इक्वेशन। फर्स्ट ये आ गई, सेकंड आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है,
सेकंड आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर दिस, ठीक है। इस पे आपके ग्राफ्स वगैरह भी आ जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद करनी है तो ये वाली कर लो, ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है वो पहले आपकी ये निकली, पर जो आपकी ज़्यादातर यूज़ होती है वो लॉग जो आपका बेस 10 है उसमें यूज़ होती है। तो आपको ये तो बिल्कुल डायरेक्टली लर्न करनी है, पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ये भी है और ये भी है, जस्ट आपने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया बस। अब हम नीचे तक यही मॉडिफिकेशन करते चले जाएंगे और आपको दो और इक्वेशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो सेकंड आपके पास ये आ गई। नाउ हम कौन सी निकाल रहे हैं, नाउ हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की आप किस तरह से निकालोगे, एक्सपोनेंशियल, ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। नाउ हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, कि जो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कैसे आएगी। अब तो देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम ये वाली फॉर्म पहले उठा के लिखेंगे, ओके। ये वाली फॉर्म उठा के जल्दी से लिख लो, ln, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ln at इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस ऑफ kt, ठीक है, ऑल राइट। ये आपकी है, ये ट्रू है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ln है उसको दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। अब ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके ln at माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ln a नॉट, ओके। नाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt। और अब क्या हो जाएगा, आपको वैसे लॉग में पता होना चाहिए कि जो लॉग a माइनस लॉग b होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कि जो लॉग a माइनस लॉग b, ln में भी सेम होता है, वो क्या होता है, लॉग a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। ये आपको लॉग की प्रॉपर्टी एक है, पता होनी चाहिए कि अगर लॉग में, ln में या लॉग में, दोनों में ये एप्लीकेबल है। अगर ln a है माइनस ln b है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ln एज इट इज़ आ जाएगा और उसमें पहला डिवाइडेड बाय दूसरा, मतलब at अपॉन a नॉट आएगा, ठीक है। जस्ट ये आपको डेरिवेशन थोड़ी याद रखनी है, बाकी सब बहुत ज़्यादा इजी है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस kt, ये तो एज इट इज़ है। देखो अब क्या होता है, एक और चीज़ याद रखना, अब क्या होता है, जब आपका ln होता है, नेचुरल लॉग जब होता है, या फिर ln की जगह क्या आ सकता है, लॉग बेस e, लॉग बेस e और ln इज़ द सेम थिंग। जब आपका ln इस तरह से आ जाए, अगर आप इस ln को दूसरी तरफ ले जाना चाहो तो वो e रेज़ टू द पावर दिस पावर बन जाता है। देखो कैसे, अगर आप सपोज आपके पास ln x है, x इज इक्वल टू y है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता क्या हो जाएगी, देखो इंटरेस्टिंग है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप चाह रहे हो कि इस ln को परे ले जाए, दूसरी तरफ ले जाए, तो ln को जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो e रेज़ टू दी पावर, जो भी चीज़ यहाँ पे राइट हैंड साइड होगी वो उसके ऊपर एक्सपोनेंट में चले जाएगी, एक्सपोनेंशियल में चले जाएगी, उसकी पावर में चले जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको है वो पता होनी चाहिए, फर्स्ट इज़ दिस वन, सेकंड इज़ दिस वन, ln की बात, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देख के बताओ, जब ln को हमने दूसरी तरफ ले गया तो ln क्या बनेगा, ln को हम दूसरी तरफ ले गए हैं तो a, ये वाली चीज़ तो सेम हो जाएगी, ये तो सेम रहेगी आपकी। ln दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू दी पावर माइनस ऑफ kt बन जाएगा, क्योंकि ये वाला राइट हैंड साइड आपका पड़ा हुआ था। बस ln अगर उस तरफ जाएगा तो e रेज़ टू दी पावर, जो भी चीज़ प्लस या माइनस में पड़ी हुई है वो उसकी पावर में चले जाएगी। तो आपके पास यहाँ से अब आ रहा है आपके पास एक नया फॉर्मूला, किसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, किसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ यू विल गेट at इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू दी पावर माइनस kt, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्या है, एक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, क्या है ये, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये भी है, ये भी है, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज़ द थर्ड फार्मूला।
ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंशियल है, तभी इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है क्योंकि ये ई है इसमें, दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल। अब हम लास्ट वाली फॉर्म कर लेते हैं, फोर्थ वाला फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ वाली फॉर्म भी कर देते हैं। फोर्थ वन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ को कैसे लिखना है, जो कि फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल्स आपने कौन सा यूज़ करना है, फॉर न्यूमेरिकल्स यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, यूज़ दिस इक्वेशन लिखेंगे हम। कौन सी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की एक और फॉर्म बना रहे हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाली, ये मेनली आपको कहाँ यूज़ होती है, ग्राफ्स प्लॉट करने और ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ फॉर न्यूमेरिकल यूज़ दिस इक्वेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स के लिए आप करोगे इसी चीज़ को आपने थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है। देखो अब इस चीज़ को, जो फर्स्ट वाली ये इक्वेशन है, तो इसको क्या लिखोगे आप, log a, यही वाली हमने लेनी है, log टू द बेस 10 at इज इक्वल टू log 10। ठीक है, a नॉट माइनस ऑफ kt अपॉन 2.303। ठीक है, अब क्या करना है, ये दूसरी साइड को ले जाओ, log बेस 10 है आपका, at है, माइनस log आपका 10 है और a नॉट है, और इज इक्वल टू माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस kt अपॉन 2.303 आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, log a नॉट, बार बार मैं 10 नहीं बता रही हूँ, अंडरस्टूड है यहाँ पे, log at माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया सो दैट ये माइनस कट जाए, तो आपके पास kt डिवाइडेड बाय 2.303 बच गया। अब फिर से वही चीज़, log a माइनस log b कितना होता है, log a माइनस log b होता है log ठीक है, a अपॉन b मतलब a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। तो आपके पास जो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज़ होगा, जो इक्वेशन यूज़ होगी, वो आपके पास ये होगी। तो इसका मतलब जो आपका इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 2.303 log a नॉट अपॉन at, ठीक है, at इज़ इक्वल टू kt। ठीक है, ये वाला आपके पास फॉर्मूला है जो यूज़ होगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, यूज्ड इन न्यूमेरिकल। जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपने हमेशा यही वाली चूज़ करनी है, यही वाला लिखना है। इसका मतलब आपकी ये फोर्थ फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, दिस इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास आपकी 1, 2, 3 एंड 4 आपकी इक्वेशंस आ गई। और क्या है, आपको याद कौन सी रखनी है, याद पहले ये रखनी है, फिर ये रखनी है। बेसिकली आपको देखा जाए तो 2 इक्वेशन याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि चारों याद रखनी है। पहली आपको ये याद रखनी है, दूसरी आपको ये याद रखनी है, मतलब आप डायरेक्टली 2 लर्न कर लो, इससे आपका ये न्यूमेरिकल वाला ये बन जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आप ये यूज़ करोगे और इसी से आपका ये वाली फॉर्म भी बन जाएगी, क्योंकि अगर log नहीं चाहिए, ln चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 से पूरी इक्वेशन को। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के 4 फॉर्मूलाज अभी तक बन गए हैं। अभी तक आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या निकाली है, आपने 4 इक्वेशंस निकाली है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। फर्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करनी है, पहले मैं वो लिखती हूँ। दिस इज़ द log 10, ठीक है, log टू द बेस 10 है आपके पास, at इज़ इक्वल टू log 10, ठीक है, और यहाँ पे a नॉट हो जाएगा, या फिर a भी आप लिख सकते हो, a नॉट माइनस kt अपॉन 2.303। दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको फर्स्टली ये लर्न करनी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। दूसरी है आपकी, जो कि आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, विच इज़ at इज़ इक्वल टू a नॉट e रेज टू द पावर माइनस ऑफ kt। ये है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड थर्ड एंड जो फोर्थ है फॉर्म, वो आपकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थर्ड वाली फिर भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है, जो न्यूमेरिकल के लिए यूज़ हो रही है, जो है 2.303 log a नॉट डिवाइडेड बाय
AT इज़ इक्वल टू KT, ठीक है। और आपके पास फोर्थ वाली जो कि ये करवाने का मकसद क्या है, सो दैट अगर आपको ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाए तो आपको इजीली ये चीज़ें पता चल जाए। और लास्ट वाली आपके पास कौन सी है, नेचुरल लॉग वाली, जो कि आप इससे भी डायरेक्टली पता लगा सकते हो। अगर इससे आपने नेचुरल लॉग में जाना है तो आप क्या करोगे, जस्ट 2.303 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो ln बन जाएगा, या फिर log टू द बेस e। वैसे log टू द बेस e वैसे लिखते ज़्यादातर नहीं लिखा जाता है, बस इसको ln नेचुरल लॉग लिखा जाता है, ठीक है। ln AT इज़ इक्वल टू ln A0 माइनस ऑफ KT, ठीक है। और देखो ये वाला किससे रिजेंबल कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता था, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको सिर्फ ln यहाँ लगाना है, लॉग के फॉर्म में ये करना है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ फॉर द न्यूमेरिकल्स। आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स यूज़ दिस, डायरेक्टली यूज़ दिस, ताकि आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो इधर उधर करने के लिए। जस्ट ये सॉल्व है, टी निकालना है, चाहे आपको कुछ भी निकालना है, डायरेक्टली यहाँ से आपको निकल सकता है, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि क्या है, इसमें ई है, एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए ये कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपके पास ग्राफ्स वगैरह बनते हैं। और दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये तो आपके पास जनरल आ गई, ठीक है, ये जनरल आ गई जो बेस है इसका, ठीक है। अब हम करते हैं एक ग्राफ, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमने ग्राफ्स करे थे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ करा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा ग्राफ करोगे, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं करोगे। सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ इज़ नाउ, ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा पढ़ रहे हो, यहाँ पर पहले पढ़ा था हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जो कि स्ट्रेट लाइन आती थी। हम वैसे क्या है, देखो पहले जो वैसे तो ग्राफ बहुत सारे बनेंगे, वो मैं अलग से लेक्चर इसके बाद बनाऊंगी, जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ हो गए। और वो ग्राफ कहाँ से आएंगे, ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इक्वेशन से आएंगे। बट जो आपका जो बहुत फेमस ग्राफ है, जो कि NCERT में भी गिवन है आपके पास, वो अभी मैं डिटेल में करवा रही हूँ। वो क्या होता है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकाला क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ग्राफ्स में। तो हमने सोचा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हम पहले वही वाला ग्राफ डिस्कस कर ले जो कि स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका आता था, जो कि हम पढ़ते हैं पहली बार, वो है log A, ठीक है, log A वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, log A वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये log A का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे log A का मतलब है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये t होगा। अगर आपको गिवन भी नहीं है फिर भी अंडरस्टूड है कि आपके पास ये AT गिवन है, क्योंकि A0 यहाँ पे क्या है, A0 यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो, तो अगर दिस वर्सेस दिस आपने टाइम ग्राफ निकालना है तो आपको एक इक्वेशन तो आनी चाहिए, एक इक्वेशन तो होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि इक्वेशन से ही आप अपने ग्राफ्स निकालते हो हमेशा, ओके। तो आपने क्या करा कि यहाँ पर इक्वेशन आपको ये पता चल गई, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। log 10 में बार बार अब नहीं लिखूँगी, log AT इज़ इक्वल टू log A0 माइनस ऑफ KT डिवाइडेड बाय 2.303, ओके। तो अब क्या हो रहा है, हमने log AT एंड टाइम के वर्सेस ग्राफ बनाना है, मतलब आपने log AT एंड टाइम के वर्सेस ग्राफ बनाना है। तो हमें ये लग रहा है कि ये इक्वेशन क्या है, कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हम कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयर बाय y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उससे कंपेयर करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इसमें y क्या आया, देखो y आया आपका log AT, ठीक है, log AT। और आपका x एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस को कौन रिजेंबल कर रहा है, देखो log A0 तो कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे और वैसे भी पूछा गया है कि log AT वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो x एक्सिस पे आपका टाइम आएगा, t आएगा। फिर ना उसके बाद क्या बात होती है, m होता है स्लोप। जो स्लोप है आपका, स्लोप इज़ व्हाट, स्लोप है आपका m, ठीक है, स्लोप है आपका m। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m, देखो m क्या है यहाँ पर,
दिस, x को छोड़ के जितना भी पार्ट है वो m होता है। तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पे x t है। t को छोड़ के जितना भी आपका पोर्शन है वो कहलाएगा स्लोप। तो t को छोड़ के विद नेगेटिव साइन ऑल्सो, नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है, तो आपके पास स्लोप आया -k/2.303। ओके, नाउ व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट, c जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, c इंटरसेप्ट प्लस में है तो प्लस में आपके पास क्या है, log a0। log a0 इज़ द इंटरसेप्ट। तो आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब आप क्या करोगे, अब आप ग्राफ को देखोगे कि किस तरह का बनेगा। ठीक है, हमेशा स्केल से बनाना है, मैं यहाँ पे इसी तरह से बना रही हूँ। ठीक है, रफली बना रही हूँ, पर आपने स्केल से बनाना है। तो y एक्सिस में क्या लोगे, y एक्सिस में आप लोगे log a t, और आपका x एक्सिस में क्या आएगा, x एक्सिस में आ रहा है आपके पास टाइम वाला ग्राफ। ठीक है, टाइम वाली एक्सिस आ रही है आपके पास। अब हमने देखा येस इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, बट कहाँ से बनेगी, सबसे पहले देखना होता है आपको इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है log a0। इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट यहाँ कोई वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या है, log a0। ये जस्ट यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, ये वैल्यू है एक्सिस आपकी log at की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो जो लाइन है वो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कहीं log a0 पे काटेगी, क्योंकि इंटरसेप्ट आपका ये है। ठीक है, तो आपके पास एक और चीज़ है, स्लोप आपके पास नेगेटिव है। जब नेगेटिव स्लोप हो, ठीक है, तो आपके पास ग्राफ किस तरह का बनता है, आपके पास ग्राफ बनता है इस तरह का। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे x को एक बार 0 पुट करके, मतलब t को 0 पुट करके, एक बार log at को 0 पुट करके यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, पर हमने इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ से आपने देखा जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो वैसे क्या होता है, स्लोप वैसे tan थीटा भी होता है, समटाइम्स आ भी सकता है आपको क्वेश्चन। और थीटा कौन सा एंगल होता है, थीटा आपको ये वाला एंगल होता है जो लाइन इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रही होती है। ठीक है, स्लोप tan थीटा है और स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप की वैल्यू है -k/2.303। इसका मतलब कभी भी अगर थीटा भी अगर इस तरह का ग्राफ पूछा है, थीटा अगर आपको पूछ ले तो tan थीटा इक्वल्स टू दिस कर लेना, आपके पास थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो आपने ये वाला ग्राफ बना दिया log at वर्सेस टाइम ग्राफ, और आपने देखा कि जो log at वर्सेस जो टाइम ग्राफ है वो आपका क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। बल्कि जो हमने क्या करा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वो क्या था, वो लॉग नहीं था, वहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर में at वर्सेस टाइम ग्राफ था, और ग्राफ बिल्कुल डिट्टो यही था, स्ट्रेट लाइन आ रही थी और ऐसे ही नेगेटिव स्लोप आ रहा था, बस वैल्यू डिफरेंट थी बट स्लोप इसका नेगेटिव था। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं, ग्राफ देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता चली है यहाँ पे, कि हम सर्टेन ग्राफ्स को देख के भी, ध्यान से सुनना, कि हम सर्टेन ग्राफ्स को देख के भी पता लगा सकते हैं कि आपके रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, ज़ीरो है या फर्स्ट ऑर्डर है या क्या है। ठीक है, इन्हें ग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है, वो भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आपके पास अगर सपोज़ ये वाला ग्राफ आ गया, दो ग्राफ आपको गिवन है, ये वाला ग्राफ है, अगर आपको पूछे कि बताओ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन जिसका कि ग्राफ ये गिवन है, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि x एंड y एक्सिस पे आपको वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, क्योंकि ग्राफ तो सेम हो सकते हैं, जैसे ज़ीरो ऑर्डर का भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बट भाई आता किसके बीच है, वो आता है सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब at वर्सेस टाइम के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ज़ीरो ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बट अगर लॉग के साथ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ आपका t के साथ आ रहा है, टाइम के साथ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो मतलब इसका आपका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेट लाइन किसका आता है, इसका। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और लॉग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब टाइम किसका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरह का है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें।
सो अब लास्ट में हम ये भी बात कर लेते हैं कि कौन सी रिएक्शंस होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, क्योंकि आपके पास समटाइम्स एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जिस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन फॉलो करता था, मेनली कौन सी रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती थी और कौन सी होती थी जिसमें डिसोसिएशन एट द सरफेस होता था। मतलब कोई आपको सरफेस गिवन है, ठीक है, प्लैटिनम पैलेडियम के सरफेसेस है, कैटलिस्ट के सरफेस है, सरफेस वाली रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर होती थी, फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती थी। बट आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है वो कौन सी होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल रेडियो एक्टिव डिके। चाहे वो रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उससे कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, डिके हो रहा होता है रेडिएशंस का, ठीक है। अब या तो वो नेचुरल डिके भी हो सकता है, नेचुरल मतलब नेचुरली रेडियो एक्टिव ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं जिनका नेचुरल हो रहा है डिके, या फिर कोई मैन मेड आर्टिफिशियल बनाया है आपने कोई चीज़, या फिर कोई ऐसी आर्टिफिशियल आपने रिएक्शन करी है, उसका भी अगर रेडियो एक्टिव डिके चाहे नेचुरल है चाहे आपका आर्टिफिशियल है, उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा आपको याद रखना है, दैट इज़ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ये भी देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल RA एक एलिमेंट है जिसका आपको एटॉमिक नंबर 88 है और ये है आपका मास 226। ओके, इसका क्या है, ये अनस्टेबल सा होता है और इसका यूजुअली क्या है, रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है। और ये डिके क्या करता है, हीलियम वाले एटम में ये डिके करता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका मास डबल होता है 4, ठीक है। तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपको क्या करना है कि मास नंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम होने चाहिए। तो 4 माइनस कर दो, इससे आपका क्या बचा, 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 बचा। यहाँ से 2 माइनस कर दो, ये कितना बचा, 86। और 86 पे कौन सा एलिमेंट आया, RN आया, ठीक है। इसका मतलब RA का डिके किस में हुआ, आपका RN में एक आपको दूसरा न्यूक्लियाई मिल गया और आपका जो रेडिएशन निकली, जो भी आपके पास पार्टिकल निकलेंगे वो हीलियम पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये रेडियो एक्टिव डिके की रिएक्शन है, तो ये क्या है, दिस इज़ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सी है, दिस इज़ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आपका इसका रेट निकालना हो, रेट लिखना हो, रेट लॉ लिखना हो, दैट मीन्स आप लिखोगे रेट इज़ इक्वल टू के। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट इज़ द RA और रेज टू द पावर, अब ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आप इसका 1 लिखोगे क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेडियो एक्टिव डिके। अब सेकेंड आता है आपका, अब देखो सेकेंड आएगा डिके या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, डिके या फिर और ग्रोथ, दोनों में से कुछ भी, ठीक है, डिके और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। अब अगर ग्रोथ है बैक्टीरिया की या फिर डिके है बैक्टीरिया की, उसकी जो रिएक्शंस है वो भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होगी, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, थर्ड है आपका डिसोसिएशन, आपका डिसोसिएशन ऑफ N2O5। देखो यहाँ कोई सरफेस नहीं है इसलिए ज़ीरो ऑर्डर नहीं है, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपका NCERT में भी ये आपकी गिवन है, तो हम लिख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये तो आपकी बिल्कुल ही NCERT में गिवन है कि डिसोसिएशन ऑफ N2O5। समटाइम्स क्या हो जाता है, ये याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आपको ऑर्डर नहीं गिवन होगा, सिर्फ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 लिखा होगा, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो आपकी इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, N2O5 रिएक्शन होती है, उससे आपका 4 मोल्स ऑफ NO2 मिल जाता है और आपका उसके साथ O2 मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसका रेट लॉ भी लिखना चाहो तो क्या आएगा, रेट इक्वल्स टू के N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है इसी की तरह, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ N2O5 इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आती है, सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ H2O2, ठीक है, H2O2 भी आपकी डिसोसिएशन जो है वो भी क्या होगी, वो भी फर्स्ट ऑर्डर होगी। और इसकी रिएक्शन भी आपको लिखनी आनी चाहिए, H2O2 ट्वाइस आप यूज़ करोगे और पहले तो आपको वाटर मिलेगा, फिर उसके बाद साथ ही साथ मतलब आपका O2 मिलेगा, तो आप अगर बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। तो आप अगर रेट लॉ भी इसका लगाना चाहे, लिखना चाहे, तो भी उसका कैसे लिख सकते हो कि रेट इज़ इक्वल टू के और H2O2 रेज टू द पावर 1। Okay, now fifth example is
एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लो कि एस्टर है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3COO C2H5 क्या होता है RCOO R- होता है एस्टर। अब क्या करना है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर देना है और एसिडिक मतलब एसिडिक H+ की प्रेजेंस में। तो जब ये टूटता है तो आपको पता होना चाहिए एक तो एसिड बनाता है, मतलब इतना पार्ट लिख लो और उसके बाद H लगाओ, CH3COOH बना देता है, प्लस और क्या बनाता है, अब पीछे वाला पार्ट लिख लो और इसके साथ OH लगा दो, C2H5OH, मतलब ये क्या बनाएगा, एसिड एंड अल्कोहल में टूट जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। उसी तरह से एक लास्ट हम करेंगे, ये है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो कि सुक्रोज भी कहा जाता है इसे, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब देखो आपका क्या है, सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11 इज द सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। और ये क्या होता है, बेसिकली क्या है, इन्वर्जन की जो रिएक्शन है वो मैं लिख रही हूँ, बट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर होती है। ये होता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो ये सबसे पहले क्या देते हैं, ये देते हैं आपको C6H12O6, सबसे पहले आपको ग्लूकोज मिलेगा, मतलब ग्लूकोज भी मिलेगा आपको, साथ में आपको फ्रक्टोज भी मिलेगा, और दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं, ठीक है, और दोनों के फॉर्मूला सेम होता है, फ्रक्टोज मिलेगा। तो क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट ये क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है वो होता है लीवो रोटेटरी। मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज था, और क्या होगा, ये ज़्यादा बनेगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फ्रक्टोज का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लूकोज। तो ये लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट करा, तो इसका मतलब इन्वर्जन हुआ केन शुगर का, मतलब डेक्स्ट्रो से वो लीवो चला गया। तो इस तरह के रिएक्शंस भी आपकी कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेडियो एक्टिव डिके है, और इसके बाद डिसोसिएशन ऑफ N2O2 एंड डिसोसिएशन ऑफ H2O2। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, एंड देन उसके बाद हम इनके पूरे के पूरे ग्राफ साथ में बनाएंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा।